हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लिया था। अभी अपन सेकंड एंड थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है 4.2। सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, पहले हमेशा गिवन लिख लेने का, क्या दिया है वो लिख लेने का। ठीक है, अपने को पता चल जाएगा क्या फाइंड करना है। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, पी फाइंड करना है, मतलब वही पी एक्सटर्नल फाइंड करना है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर required to compress 2 moles of an ideal gas from volume of 25 dm cube, मतलब V1 हो गया 25 dm cube एंड V2 हो गया 13 dm cube। ठीक है, 13 dm cube। when the work obtained is, वर्क डन दिया है 4862.4 जूल। ओके, तुमको पी एक्सटर्नल फाइंड करना है, वर्क डन दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, एन दिया है। ये ऐसे टाइप के सम में एन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया होता है, एन का कोई मतलब नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर फाइंड करना है, मतलब इतना तो फिक्स हो गया, फॉर्मूला है W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V का मतलब हो गया माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अभी अपने पास क्या है, V2 है, V1 है, W है, बट चेक करो ये डीएम क्यूब में दिया है और ये जूल में दिया है, तो जूल को पहले डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्क डन जूल में दिया है तो जूल को पहले डीएम क्यूब बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्क डन अपने को क्या दिया है, 4862.4 जूल में दिया है, तो जूल को कन्वर्ट कर लो। जूल को डीएम क्यूब बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने कन्वर्जन बताया, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 48.62 डीएम क्यूब बार। ये बन जाएगा 48.62 डीएम क्यूब बार। 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्जन नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, अभी आगे तो अपने को वर्क डन मिल गया, अब फॉर्मूला में पुट कर दो। वर्क डन का वैल्यू हो गया 48.62। ओके, यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल फाइंड आउट करना है, नो डाउट। और V2 है अपने पास 13 और V1 है 25। तो कर लो और सॉल्व कर लो, पुट करो और सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, और इसका आंसर आ जाएगा 13 माइनस 25, कितना हो जाएगा, -12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये है 48.62। ठीक है, तो अब तुमको फाइंड क्या करना है, अब तुमको फाइंड करना है पी एक्सटर्नल। ओके, तो कर लो फाइंड। 48.62 डिवाइड बाय, इसको निकले जाओ, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू 4.052 बार। ये हो जाएगा 4.052 बार। हो गया सॉल्व, सिंपल आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट क्या निकाला तुम लोगों ने, 48.62 क्या निकाला, डीएम क्यूब बार, और वॉल्यूम ऑलरेडी डीएम क्यूब में है, तो डीएम क्यूब कट हो गया, तो क्या बचा, प्रेशर का यूनिट बार। सिंपल, कुछ भी नहीं था सम में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी यहाँ पे इसने क्या बोला है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना है क्या बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 4.3 ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 200 ml ऑफ इथिलीन गैस, 200 ml ऑफ इथिलीन गैस। ठीक है, 200 ml ऑफ इथिलीन गैस, C2H4 गैस एंड 150 ml ऑफ HCl गैस, 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar। प्रेशर दिया है 1 बार, मतलब वही पी एक्सटर्नल हो गया 1 बार। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिया है वो लोग ने, C2H4 गैस फॉर्म में है प्लस HCl गैस फॉर्म में है, प्रोडक्ट बना C2H5Cl। ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करवाना है, एडिशन ऑफ HCl का रिएक्शन है, पार्ट 2 में पढ़ाया अपन ने। ठीक है, और तुमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल, मतलब वही वर्क डन तुम लोग को फाइंड करना है, जूल में, यूनिट होना चाहिए जूल। ठीक है, तो कोई बात नहीं,
कर लेंगे सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, फॉर्मूला तो तुमको पता है, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V यूज होगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, तुमको डेल्टा V ही निकालना आना चाहिए, V1 और V2 के वैल्यूज आने चाहिए। अगर तुम लोग बोलोगे कि सर दिस इज V1 एंड V2, नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। अब समझो बात को, इसने रिएक्शन क्या दिया है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। अगर दोनों को 1-1 मोल मिक्स किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ही मोल बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ही मोल बनेगा। इसका मतलब जितना वॉल्यूम ये लोगे, जितना वॉल्यूम तुम लोग V1 का लोगे, मतलब जितना वॉल्यूम C2H4 का लोगे, उतना ही वॉल्यूम तुमको HCl का लगेगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन का हिसाब से क्या है, इसका भी 1 मोल इसका भी 1 मोल। मतलब अगर HCl तुम लोग 150 ml ले रहे हो तो ये भी 150 ml ही रिएक्ट होगा। अगर तुम लोग ने 200 ml लिया तो भी 50 ml अनरिएक्टेड रह जाएगा, 50 ml अनरिएक्टेड रह जाएगा। वो अपने काम का नहीं है, अपने काम का है जो रिएक्ट कर रहा है। तो इसका 150 ml रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी 150 ml ही रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों का 1-1 मोल, मतलब दोनों का सेम क्वांटिटी रिएक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो V1 हो जाएगा 150 ml प्लस 150 ml, और दोनों को जितना तुम लोग ने इंडिविजुअल लिए है 1 मोल 1 मोल, प्रोडक्ट में 1 मोल ही मिल रहा है, मतलब प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, 150 ml ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो V1 है, यहाँ पे जो V1 है वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा रिएक्टेंट में 150 ml किसका, 150 ml ऑफ C2H4 प्लस और किसका 150 ml ऑफ HCl, 150 ml ऑफ HCl। तो V1 टोटल कितना हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा। ओके, अब 300 ml को DM क्यूब में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सा कन्वर्जन है, ml टू DM क्यूब। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.3 DM क्यूब, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.3 DM क्यूब। ठीक है, ml को DM क्यूब में करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ml को DM क्यूब में करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा कन्वर्जन है। और V2 क्या हो जाएगा, V2 अगर इसका 1 मोल लिया इसका 1 मोल लिया तो प्रोडक्ट 1 ही मोल मिल रहा था। तो अगर 150 ml इंडिविजुअल लिए तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, 150 ml ही मिलेगा, 150 ml ऑफ C2H5Cl। तो ये 150 ml है, तो आंसर आ जाएगा 150 ml, और ml को DM क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.15 DM क्यूब। ओके, 0.15 DM क्यूब, नो प्रॉब्लम, 0.15 DM क्यूब। ओके, चलो अभी आगे का काम तो सिंपल है। P एक्सटर्नल तुमको गिवन है 1 बार, P एक्सटर्नल ऑलरेडी तुमको पता है कितना है, 1 बार है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पुट कर दो वैल्यूज, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ओके, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, और V2 हो जाएगा, अभी अपन ने निकाला V2 0.15 माइनस V1 कितना है 0.3। पुट करो तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा तुमको 0.15 DM क्यूब इंटू बार, बराबर। देखो -1, इसका आंसर तो माइनस में आएगा, -0.15 माइनस प्लस हो जाएगा 0.15 DM क्यूब बार। लेकिन उसने किसमें पूछा है, उसने पूछा है जूल में। तो DM क्यूब बार को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 15 जूल, आंसर हो जाएगा 15 जूल। वर्क डन इक्वल्स टू 15 जूल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते, समझना। ठीक है, देखो उसने ml में कितना भी दिया हो, तुमको एक रिएक्शन दिया रहेगा, और रिएक्शन से तुमको समझना है कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल, मतलब जितना HCl है उतना ही C2H4 पे रिएक्ट होगा, और जितना इंडिविजुअल है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट बना। इंडिविजुअल 1 मोल था, तो प्रोडक्ट टोटल कितना बना, 1 मोल ही बना, बराबर। मतलब अगर 150 ml HCl ले रहे हो, भले ही ये 200 ml दिया हो या 500 ml दिया हो, 150 ml ही यूज होगा, बाकी का अनरिएक्टेड रहेगा। तो अपने काम का कौन सा हो जाएगा, जो रिएक्ट हो रहा है, मतलब इसका 150 इसका 150 300 रिएक्ट हो रहा है। अब 150 इंडिविजुअल था तो प्रोडक्ट भी 150 ही बनेगा, तो इसके लिए V2 हो जाएगा 150 ml। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, समझना है रिएक्शन को। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से ये क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम वर्क या फिर मैक्सिमम वर्क डन। अब ये मैक्सिमम वर्क क्या होता है? मैक्सिमम वर्क क्या होता है? समझो बात को। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? देखो, अगर यहाँ पे दिस इज सिलेंडर। अब ये सिलेंडर में यहाँ पे कुछ मैंने गैस भर के रखा है, ठीक है, कुछ गैस भर के रखा है और यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे अपना एज इट इज नॉर्मल पिस्टन है। ओके, अभी मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? अभी यहाँ पे मैं कुछ रखा हूँ मास m, यहाँ पे मैंने कुछ रखा है मास m, ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सिस्टम पे। अभी क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ से लगाएगा, ये है मेरा अपोजिंग फोर्स या फिर अपोजिंग प्रेशर, ये है मेरा ड्राइविंग फोर्स। दिस इज अपोजिंग, ये अपोज कर रहा है और ये ड्राइविंग कर रहा है, ये एक्सपांड होने के लिए ये वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं मास m बढ़ाते जाऊंगा, मतलब पहले एक ब्लॉक लिया था जिसका मास था m, अब सेम दूसरा ब्लॉक ले रहा हूँ जिसका मास है m। अगर मैंने 2 ब्लॉक रख दिया तो इसको जो एक्सपांड होने के लिए ओरिजिनल केस में प्रेशर लग रहा था जहां सिर्फ एक ही मास था, तो उसके कंपेयर में जब मैं 2 मास लगाऊंगा तो इसको प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स इंक्रीज हो गया, बराबर। अगर मैं तीसरा ब्लॉक लगा दूँ सेम मास का तो इसको अपोजिंग फोर्स है तो अपोजिंग प्रेशर जो है वो और ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली अगर मैं 4 मास लगा दूँ तो इसको अपोजिंग फोर्स है तो अपोजिंग प्रेशर और ज़्यादा लगेगा। तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? मैक्सिमम वर्क तब होगा जब अपोजिंग फोर्स भी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब अपोजिंग फोर्स भी मैक्सिमम हो। उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ना। केस 1 में अपन ने एक ही मास पकड़ा था, एक ही ब्लॉक लिया था मास m, जिसको मेरा ड्राइविंग फोर्स वर्क डन करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, उसको ओवरकम कर रहा था। लेकिन जब 4 मास ले लूंगा तो होगा क्या, मेरे को अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा। अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको ओवरकम करने के लिए, और ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा लगेगा इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा हुआ। ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा लगेगा इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा यूज हुआ मेरा, ठीक है। तो उस केस में होगा मैक्सिमम वर्क, ठीक है, उस केस में होगा मैक्सिमम वर्क, ठीक है। तो अभी अपन फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। अभी अपन फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। समझना एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, अभी कुछ नहीं है डेरिवेशन में, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा मैथ्स यूज होगा इसमें, ठीक है। चलो अभी डायग्राम तो तुमको पता ही है। देखो अभी यहाँ पे एक सिलेंडर बना दो, ओके, इस पे पिस्टन लगा दो, नो इश्यू एट ऑल, पिस्टन लगा दो, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे पहले मैक्सिमम वर्क डन रख रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मास रख रहा हूँ। सपोज कर लो, मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं करते बैठ रहा, मैं सिर्फ ब्लॉक्स बता देता हूँ। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ओके। अभी क्या होगा, 4 मैंने इक्वल मास के ब्लॉक रखे हैं। अभी क्या होगा, जब मैं मास चेंज करूंगा, जब मैं एक मास को निकाल रहा हूँ, सपोज कर लो 4 वाले ब्लॉक को निकाल दिया। अब 4 वाले ब्लॉक को निकाला तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैंने जो अपोजिंग फोर्स है वो कम कर दिया। अपोजिंग फोर्स कम किया मतलब यहाँ से जो मेरा गैस है वो एक्सपांड होना चालू होगा। तो देखो इसका जो सेकेंड डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज सिलेंडर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिस इज सिलेंडर, ओके। अब जैसे ही एक ब्लॉक मैंने निकाला तो कुछ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके। ये है इसका पिस्टन, ओके, दिस इज पिस्टन। और एक ब्लॉक निकाला तो कितना ब्लॉक बचा, 1, ये 3 और ये 2, ठीक है। ये ब्लॉक्स अभी भी बचे हुए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, चेंज आया। किस में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अगर सपोज करो मैं थर्ड वाला मास भी निकाल देता हूँ, अगर थर्ड वाला मास भी निकालूंगा तो होगा क्या, वापस से ये है मेरा अभी वाला न्यू वॉल्यूम, तो वापस से कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा। जितना वॉल्यूम में इधर जो वॉल्यूम में चेंज आएगा सेम वॉल्यूम इधर में भी आना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि सेम मास का मैं ब्लॉक था वो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिस्टन, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक 1, यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक 2। तो धीरे धीरे क्या होगा,
ये ऐसे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम है बढ़ता जाएगा। क्यों वॉल्यूम बढ़ता जाएगा? ये वॉल्यूम इसके लिए बढ़ता जाएगा क्योंकि तुम लोग जो अपोजिंग फोर्स है वो कम कर रहे हो धीरे धीरे। अब यहाँ पे कोई भी स्टेप में सपोज कर लो ये स्टेज पे जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे इसको प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है। रिवर्सिबल बनाना तो मैं क्या करूँगा, वापस से जो मैंने ब्लॉक रिमूव किया था वो ब्लॉक को रख दूंगा। अगर वो ब्लॉक को मैंने वापस से रखा तो अपोजिंग फोर्स बढ़ जाएगा, अपोजिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो वापस उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो कंप्रेस होगा और वापस ये स्टेज पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये स्टेज पे जाना है तो वापस से जो मैंने ब्लॉक निकाला था वो ब्लॉक को वापस रखो तो वापस से रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है इसको आइसोथर्मल भी बोलते हैं क्योंकि थ्रू आउट द चेंज आइसोथर्मल रहता है, थ्रू आउट द प्रोसेस ये आइसोथर्मल रहता है। ठीक है, तो ये है इसका वॉल्यूम 1 ओरिजिनल। सपोज कर लो फाइनल वॉल्यूम हो गया यहाँ तक, दिस इज द V2, दिस इज द V2। ठीक है, अब वर्क डन का तो तुमको पता ही है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला तो तुमको पता ही है। क्या पता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला? अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक स्टेप में नहीं चला गया, मैं नंबर ऑफ स्टेप्स किया। मैंने यहाँ पे एक स्टेप में वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं किया, नंबर ऑफ स्टेजेस में वॉल्यूम को इंक्रीज किया। तो जो ओरिजिनल, तो जो छोटे वाले पार्ट के लिए मतलब यहाँ से यहाँ के लिए जो चेंज हुआ उसको मैं बोलता हूँ डीवी वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इसके लिए जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, DW रहेगा। छोटा सा वर्क डन हुआ है, DW इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल DV। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो मेरा फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो मेरा फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है P एक्सटर्नल? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ तो एक बार मैं ब्लॉक निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल फिक्स नहीं रहेगा। कोई भी स्टेप में मेरा P एक्सटर्नल मेरा फिक्स नहीं हो पाएगा। थ्रू आउट द प्रोसेस P एक्सटर्नल फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि जो P एक्सटर्नल है वो P माइनस DP है। P माइनस DP का मतलब क्या? P माइनस DP का मतलब क्या? ये जो DP है वो मेरा स्मॉल प्रेशर हुआ है यहाँ पे, और जो P है वो मेरा हो गया ग्रेटर। ठीक है, P एक्सटर्नल का मतलब हो गया P माइनस DP। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये P एक्सटर्नल में P माइनस DP पुट करूंगा तो क्या बनेगा, DW इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल के जगह पे आ जाएगा P माइनस DP और यहाँ पे हो जाएगा DV। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको मेन चीज़ मिल गया। अभी इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस PdV माइनस प्लस DP इंटू DV। अभी जो DP इंटू DV है बहुत छोटा सा वैल्यू रहेगा तो इसको अपन निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेन मेरा फॉर्मूला बन जाएगा DW इक्वल्स टू माइनस PdV। ये है मेरा मेन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को क्या करो, तुम लोग को इसको इंटीग्रेट कर दो। क्यों इंटीग्रेट कर दो? सुनो, इसको क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये छोटा सा वर्क डन है, मुझे मैक्सिमम वर्क डन चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा इनिशियल स्टेज, ये हो जाएगा फाइनल स्टेज। ये हो जाएगा DW इक्वल्स टू मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, V1 से V2 तक जा रहा हूँ, ये हो जाएगा PdV। ओके, अब ये इनिशियल से फाइनल जा रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो W मैक्स इक्वल्स टू माइनस P के जगह पे क्या पुट कर सकते हो तुम लोग, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ P के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, nRT बाई V पुट कर सकते हो, V1 टू V2। P के जगह पे nRT बाई V dV। अब यहाँ पे nR इंटीग्रेशन तो आता ही है तुमको, तो nRT को बाहर ले लो, माइनस nRT क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। अंदर क्या रह जाएगा, V1 V2 dV अपॉन V। अब dV अपॉन V, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस nRT। यहाँ पे आ जाएगा log V, log V V2 V1। ओके, 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन होगा log V। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लो। अब आगे पे क्या है, यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस nRT, ये हो जाएगा log V2 माइनस log V1, और माइनस है तो log की प्रॉपर्टी है, डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस nRT log V2 अपॉन V1। ये नेचुरल लॉग है।
नेचुरल लॉग को रिमूव करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1। ये हो गया फाइनल आंसर। W max इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। सिंपल सा चीज़। अगर तुमको वॉल्यूम को प्रेशर से रिप्लेस करना है तो v2 अपॉन v1 की जगह पे क्या लगा सकते हो, v2 अपॉन v1 की जगह पे p1 अपॉन p2 ले लो, हो जाएगा। ओके, वापस एक बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।